Friends, this is the last answer of this chapter. Remember, we are doing the fourth chapter, that is issue of debentures. हम fourth chapter कर रहे हैं जो है issue of debentures. तो ये fourth chapter का fourth answer है. इसके पहले हमने 3 आंसर्स ऑलरेडी कर लिए. कौन से 3 आंसर्स? सबसे पहले कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोविजंस क्या क्या है डिबेंचर इशू करने के लिए. सेकंड, कंपनी रूल्स 2014 के हिसाब से कौन से रेगुलेशंस या फिर प्रोविजंस है. और उसके बाद थर्ड हमने सेबी के हिसाब से कौन से प्रोविजंस होते हैं डिबेंचर इशू करने के लिए. तो ये हमने तीनों प्रोविजंस के आंसर कर लिए. अब ये चौथा आंसर है प्रोविजन से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर. मतलब इशू ऑफ डिबेंचर कैसे करने का, शुरुआत से क्या क्या करने का, वही लिखा है. एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर. इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. देखो हर आंसर की तरह इसमें भी सबसे पहले क्या लिखने का, मीनिंग या फिर इंट्रोडक्शन. बरोबर, मीनिंग या फिर इंट्रोडक्शन. अब याद रखना, इधर भी मैंने लिखा है सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो हमने मीनिंग या इंट्रोडक्शन देखा वही सेम इसमें लिख सकते हैं. बराबर, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. अब आते हैं प्रोसीजर के ऊपर. तो प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 1, पास रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग. पास रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग. अब पास रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग का मतलब क्या है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जब भी उनकी मीटिंग होगी तो सब के सब मीटिंग में जब बैठेंगे तो वहां पर आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. मतलब क्या कि जब हम बोर्ड मीटिंग में बात करेंगे कि कंपनी डिबेंचर इशू करने का सोच रही है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इस चीज के लिए रेडी होने चाहिए या इस चीज के लिए तैयार हो जाने चाहिए, या फिर वो खुद का असेंट मतलब खुद की हाँ दे देने चाहिए कि हाँ भाई हम तैयार है ये पास करने के लिए या फिर डिबेंचर इशू करने के लिए. तो उसको क्या बोलते हैं, पास रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग. समझ में आया? पास रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग का मतलब क्या कि हमको डिबेंचर इशू करने के हैं तो पहले हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी. उस मीटिंग में ये चीज पास हो जानी चाहिए कि हाँ भाई हम तैयार है डिबेंचर इशू करने के लिए. अब उसमें बात कौन सी चीजों पर होगा, पहले कौन सी बात होगी, अमाउंट एंड टाइप ऑफ डिबेंचर. मतलब कितने रुपए के डिबेंचर इशू करने का कंपनी सोच रही है और वो कौन से टाइप का है. अभी टाइप मतलब याद है ना जो अपने पहले आंसर में किया था, कन्वर्टिबल या नॉन कन्वर्टिबल. समझ में आया कि नहीं? तो वो यहां पर डिसाइड होगा, अमाउंट एंड टाइप ऑफ डिबेंचर. और क्या डिसाइड होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज. डिबेंचर ट्रस्टी को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, उस बारे में भी बात होगी. और क्या है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. अभी इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के लिए आगे एक पॉइंट आने वाला है, मैं एक्सप्लेन करूंगा. बरोबर, तो इन सब बातों पे बात होगी. किसमें बात होगी, रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग के टाइम. मतलब जब बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करने का तो इन सब चीजों पे बात होगी. इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 2, होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी है उससे हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग जिसे एजीएम कहते हैं. क्या कहते हैं, एजीएम. हर साल एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को एजीएम मीटिंग रखनी पड़ती है, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग रखनी पड़ती है. एजीएम रखना पड़ता है मतलब क्या, एनुअल जनरल मीटिंग. मतलब हर साल पूरे एनुअल का, पूरे साल का एक मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग. उसमें क्या बताते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे, वो सब कंपनी के बारे में बातें होती है. लेकिन जब आपको डिबेंचर इश्यू करने का है तो आपको एजीएम के अलावा आपको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखनी पड़ती है. क्या रखनी पड़ती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को ईजीएम भी कहा जाता है. क्या, ईजीएम. ए की जगह क्या, ईजीएम. तो ये ईजीएम क्यों रखने के, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स के लिए. जब हमने सोचा, जब हम डिसाइड करें कि हमको डिबेंचर इशू करना है तो ये ईजीएम रख के मीटिंग में डिसाइड करने का, बात करने की, मीटिंग में चर्चा करने की, डिस्कशन करने का. क्या डिस्कशन करने का, कि हमको डिबेंचर इशू करने हैं या नहीं. समझ में आया? तो हमें क्या करना पड़ता है, होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. मतलब एक बार बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखनी पड़ती है. क्यों, फिर से डिस्कस करने के लिए हमें डिबेंचर इशू करना है, नहीं करना है, कितने रुपए का करना है, कब करना है, कैसे करना है. बरोबर. पॉइंट नंबर 3, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मतलब क्या, जब हम कंपनी शुरू करते, जब हम कंपनी स्टार्ट करते तो हमें कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है, कंपनी का नाम रजिस्टर कराना पड़ता है. कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी, ये रजिस्टर कराना पड़ता है. तो हम वो रजिस्टर कहां पर कराते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. बरोबर. तो सिमिलरली जब हम डिबेंचर इशू करने जाएंगे तो फिर से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके हमें फॉर्म भरना पड़ेगा कि भाई हम डिबेंचर इशू करने वाले हैं. समझ में आया? हमको डिबेंचर इशू करना है, इसलिए फिर से किसके पास जाने का, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4,
ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। जैसे हमने कल देखा था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है वो हमें क्या देती है, रेटिंग देती है। हमारी कंपनी को क्या देती है, रेटिंग देती है कि आपकी कंपनी अच्छी है या बुरी है, किसमें, क्रेडिट में, मतलब उधारी में, बराबर कि नहीं। तो ऐसी एजेंसी से हमें क्या लेनी पड़ेगी, रेटिंग लेनी पड़ेगी। अगर रेटिंग नहीं है तो आप डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, समझ में आ गया, इसलिए रेटिंग होना कंपलसरी। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी हमने कल देखा था, एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। जब हम डिबेंचर इशू करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने 500 डिबेंचर इशू किए, एग्जांपल हमने 500 डिबेंचर इशू किए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 300 ही बिके, मतलब 300 लोगों ने हमारे डिबेंचर लिए, बाकी के 200 नहीं लिए। तो हमने क्या किया, एक अंडरराइटर करके होगा जो हमारे लिए क्या लेगा, गारंटी लेगा। गारंटी क्या लेगा कि जितने भी डिबेंचर बच गए या फिर नहीं लोगों ने लिए वो मैं ले लूंगा। तो उसे क्या बोलते हैं, अंडरराइटिंग। समझ में, अंडरराइटिंग ऑफ डिबेंचर्स। तो ऐसे अंडरराइटर्स के साथ क्या करने का, अग्रीमेंट करने का। अग्रीमेंट क्यों करने का, क्योंकि अगर आपने अग्रीमेंट नहीं किया और आपके सारे के सारे डिबेंचर अगर इशू या सब्सक्राइब नहीं हुए तो आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा, बरोबर, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। याद रखो ये पॉइंट, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस मैंने छोड़ दिया था, क्यों, मैंने बोला नेक्स्ट पॉइंट आने वाले, बाद में पॉइंट आने वाले इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस या फिर प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं, ऑफर लेटर भी बोलते हैं। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, जैसे जब हम रास्ते पे जाते हैं या फिर कहीं हम मॉल में जाते हैं या किसी दुकान पे जाते हैं, बहुत लोग आपने देखा रहेगा, बहुत लोग पैम्पलेट्स बांटते रहते हैं कि ये पैम्पलेट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि ऑफर बाय 2 गेट 3 फ्री या अलग अलग चीजों की इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। तो वो पैम्पलेट देख के हम डिसाइड क्या करते हैं, हाँ भाई इस जगह पर जाने का या इस जगह पर नहीं जाने का है। सिमिलरली कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस बनाती है। क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस बनाती है, और उस प्रोस्पेक्टस में क्या करती है, इंफॉर्मेशन लिखती है। क्या करती है, इंफॉर्मेशन लिखती है। इंफॉर्मेशन क्या लिखती है कि भाई हम डिबेंचर इशू करने वाले, कब इशू करने वाले, कितने रुपए का डिबेंचर होगा, कौन से टाइप का डिबेंचर होगा, कितने साल का डिबेंचर होगा, प्लस डिबेंचर में हम इंटरेस्ट कितना देंगे आपको, समझ में आया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किस में लिखी होगी, प्रोस्पेक्टस में। तो लोग वो प्रोस्पेक्टस पढ़ के डिसाइड करेंगे कि भाई हमको इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, समझ में आया। तो प्रोस्पेक्टस को एक और क्या बोलते हैं, ऑफर लेटर भी बोलते हैं। तो हम ये क्या करें, हम एक लोगों को ऑफर दे रहे ना, हम प्रोस्पेक्टस में मतलब क्या, हम लोगों को क्या दे रहे, ऑफर दे रहे कि भाई हमारी कंपनी का यही ऑफर है, आपको इन्वेस्ट करने का है तो करो, नहीं करने का तो मत करो, बरोबर कि नहीं। तो इसे प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं, ऑफर लेटर भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 7, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। अलग से बैंक अकाउंट खोलने का। कंपनी का ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट होगा जिससे कंपनी ऑपरेट करती है, पर डिबेंचर अगर इशू करना है तो अलग से बैंक अकाउंट खोलने का। अलग से बैंक अकाउंट खोल के डिबेंचर का सारा लेन देन उसी अकाउंट से करने का। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये रूल है, करना ही पड़ेगा। अलग से बैंक अकाउंट खोलने का ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, समझ में आया। अब मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ रखी, देखो पॉइंट नंबर 7 के बाद, क्यों, क्योंकि पॉइंट नंबर 7 तक हम सिर्फ प्रोसीजर कर रहे, मतलब हम सिर्फ चीजें करते जा रहे हैं। हमने एक्चुअली डिबेंचर इशू करके पैसा कुछ नहीं मिला है हमको, हम सिर्फ प्रोसीजर करते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 से हमको पैसा मिला है, क्योंकि पॉइंट नंबर 8 क्या लिखा है, देखो, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। मतलब जैसे लोगों ने हमारा प्रोस्पेक्टस देखा, लोगों को लगा हाँ ये कंपनी अच्छी, इसमें जाके पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो लोग हमारे पास आए, लोगों ने बोला हम आपको पैसा देने को तैयार है, आप हमको बदले में डिबेंचर दे दो, बरोबर। तो लोगों ने हमारी कंपनी में अप्लाई किया, क्या किया, अप्लाई किया, और अप्लाई करने के लिए लोगों ने हमें पैसा दिया, तो वो क्या हो गया, एप्लीकेशन मनी, बरोबर। तो लोगों ने हमें क्या दिया, एप्लीकेशन मनी। वो एप्लीकेशन मनी हमने ले लिया, तो उसे क्या बोलते हैं, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, समझ में आया। लोगों ने हमारी कंपनी में अप्लाई किया और हमें पैसे दे दिए, तो क्या हो गया, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, होल्ड बोर्ड मीटिंग। एक बार पैसा आ गया उसके बाद फिर से बोर्ड मीटिंग करो। जैसे देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा था, पास रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, मतलब डिबेंचर इशू करने का सोच रहे हो तभी भी बोर्ड मीटिंग करो। एक बार पैसा आ गया उसके बाद भी बोर्ड मीटिंग करो, ताकि बोर्ड मीटिंग में सारी इंफॉर्मेशन आ जाए कि कितना पैसा आया है, कितने डिबेंचर इशू हुए, कितने लोग हमारे डिबेंचर होल्डर्स है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है, पता है, अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो आपको कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। सिमिलरली अगर आपने डिबेंचर खरीदे तो कंपनी आपको क्या देगी, डिबेंचर सर्टिफिकेट देगी। मतलब एक तरह से ये क्या है, प्रूफ है। क्या है, प्रूफ। क्या भाई आप हमारे कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो, ये प्रूफ है, समझ में आया, क्या, डिबेंचर सर्टिफिकेट। और लास्ट पॉइंट क्या है, मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। आप डिबेंचर होल्डर्स का अलग से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। तुम लोग बोलोगे सर आपको कैसे मालूम, क्योंकि देखो ना, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, जब आप बैंक अकाउंट ही आपका अलग है, इन शॉर्ट आपके रिकॉर्ड्स भी सब क्या है, अलग होंगे। किसके लिए, डिबेंचर के लिए। तो जो आपके अलग रिकॉर्ड्स है इसमें क्या करो, एंट्रीज करते रहो
कि कितना पैसा आया, कितना पैसा हमने दिया, फिर से हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, ये सब एंट्रीज किसमें करने का, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। बरोबर, ये सारा होने के बाद आपका प्रोसीजर हो जाता है खत्म। समझ में आया? अब तुम लोगों ने सर क्या 11 के 11 पॉइंट लिखना जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसीजर है। ये क्या है? प्रोसीजर है। प्रोसीजर मतलब आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें से कोई भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकते या दूसरे आंसर्स की तरह कुछ भी ठोक ठोक के पॉइंट लिख नहीं सकते, आपको यही पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। समझ में आया? तो लास्ट पॉइंट क्या था? मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पास रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। मतलब क्या? बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करो कि भाई हम डिबेंचर हम इशू करने का सोच रहे हैं। एक बार वो पास हो गया तो हाँ भाई हम डिबेंचर अब इशू कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग से पास होके क्या रखने का? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसे क्या बोलते हैं? EGM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EGM। ये मीटिंग रखो। इस मीटिंग में भी डिबेंचर की बात करो। अगर इस मीटिंग से भी पास हो गया तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाओ, आप फॉर्म भर के दो कि भाई हमको डिबेंचर इशू करना है। ये हो गया। इसके बाद क्या करने का? ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। जो क्रेडिट एजेंसीज है उनसे क्या करने का? उनसे रेटिंग लो, हमारी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ले लो। बरोबर। इसके बाद क्या करने का? अंडरराइटर्स के साथ एक अग्रीमेंट करने का कि बाई चांस अगर डिबेंचर लोगों ने कम लिए तो बाकी के जो डिबेंचर बच गए वो आप ले लेना। ये अग्रीमेंट किसके साथ करने का? अंडरराइटर्स के साथ। नेक्स्ट क्या करने का? फिर प्रोस्पेक्टस इशू करने का। ये सब प्रोसीजर हो गया। उसके बाद लोगों में प्रोस्पेक्टस बांटो। लोगों में क्या करो? प्रोस्पेक्टस बांटो, ताकि लोग देखें और इंफॉर्मेशन देख के सोचे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इन शॉर्ट हम प्रोस्पेक्टस क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि हमें हमारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है हमारी कंपनी की तरफ। समझ में आया? प्रोस्पेक्टस बांट के हो गया। अलग से अकाउंट खोलो। अकाउंट किसके लिए खोलो? डिबेंचर्स के लिए। डिबेंचर्स के लिए अलग से अकाउंट खोलो। समझ में आया? यहां तक पॉइंट नंबर 7 तक ये सब क्या है? ये प्रोसीजर ही चलता आ रहा है। अभी तक हमने कुछ ट्रांजैक्शन नहीं किया है। ट्रांजैक्शन कब से शुरू होगा? पॉइंट नंबर 8 से। रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। जो आपने प्रोस्पेक्टस यहां पर बांटा था, वो प्रोस्पेक्टस लोगों ने देखा, उनको इंटरेस्ट आया हमारी कंपनी में कि हाँ भाई ये कंपनी अच्छी है, तो लोग हमारे पास आए कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने हमें हमारी कंपनी में अप्लाई किया और हमें पैसे दिए। तो हमें क्या मिला? रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। हमें एप्लीकेशन मनी मिल गया। एक बार एप्लीकेशन मनी मिल गया तो क्या करने का? फिर से बोर्ड मीटिंग बुलाने की। क्यों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताने के लिए कि हमारे पास एग्जैक्टली कितने डिबेंचर्स है, हमारे पास एग्जैक्टली कितना पैसा आया है, हमारे एग्जैक्टली डिबेंचर होल्डर्स कितने हैं। बरोबर। एक बार बोर्ड वालों को बता दिया, फिर क्या करने का? जिन लोगों ने हमें पैसा दिया उन्हें क्या देने का? बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट देने का। उन्हें बदले में क्या देने का? डिबेंचर सर्टिफिकेट देने का, ताकि उन्हें प्रूफ, उनके पास एक प्रूफ हो कि हाँ भाई हम इस कंपनी के डिबेंचर होल्डर है। और लास्ट पॉइंट क्या है? मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ये जो डिबेंचर होल्डर्स के लिए हमने जो अलग अकाउंट खोला है, तो हमारा रिकॉर्ड भी अलग हो गया डिबेंचर्स का, तो उस रिकॉर्ड में एंट्री करते जाओ जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा। समझ में आया? तो ये था पूरा 11 प्रोसीजर्स। एक साथ ये 11 प्रोसीजर्स थे। ये हमारे चैप्टर नंबर 4 का 4th आंसर था, मतलब ये लास्ट आंसर है। इस आंसर के बाद ये जो चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। बरोबर। सिर्फ 4 ही आंसर्स हमने इसमें किए और ये 4 ही आंसर इंपॉर्टेंट है। समझ में? और इसमें से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 4 आंसर्स पढ़ने के। बरोबर। 3 प्रोविजन वाले आंसर किए, कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोविजन, कंपनी रूल्स के हिसाब से प्रोविजन, सेबी के हिसाब से प्रोविजन, तीनों आंसर कर लिए। उसके बाद चौथा आंसर प्रोसीजर का किया। कौन सा? प्रोसीजर का, कि डिबेंचर इशू कैसे करने का। बरोबर। तो उसके ये 11 पॉइंट्स। इज क्लियर? ओके, थैंक यू।